नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को सुपर आर्ट्स क्लासेस में। मैं हूं प्रकाश शर्मा और आज आप सभी के लिए चल के आया है हिस्ट्री का पूरे बुक से 15 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया है। इसलिए इसको आप लोग ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा और इसको हो सके तो आप पूर्ण रूप से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे क्या 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हर हाल में याद कर ही लेना है। ठीक है, और अब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप सभी चाहते हैं कि सुपर आर्ट्स क्लास में ऑफलाइन क्लास से जुड़ना, तो हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है 0 माइल से पूर्व सुपर क्लासेस वाली गली नंबर 1 बेलसन में चलती है। ठीक है, तो आप लोग आ करके यहाँ पे ऑफलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। अगर और हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 6206492781। ठीक है, चलिए तो हम लोग बिना समय गवाए हुए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। ठीक है, हमारे पहले क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं। मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं? तो आंसर इसका है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के नाम से भी पुकारा जाता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो बीच की दूरी है वो कितना है? तो 483 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो खनन के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से निकले हुए पदार्थ को पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खोदना होता है। क्या होता है? खोदना होता है। आप देखिए इस सब जितने भी क्वेश्चन बता रहा है इसको आप लोग ध्यानपूर्वक हो सके तो इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पूर्ण रूप से याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 2025 के एग्जाम के लिए जो एग्जाम फरवरी में होने वाली है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन का है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विवेचना करें। यानी हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का नगर नियोजन था? तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इस सभ्यता का नगर नियोजन अत्यधिक विकसित और व्यवस्थित था। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषता निम्नलिखित है। पहला क्या था कि यहाँ की सड़क की व्यवस्था देखते हैं। तो कहा कि हड़प्पा सभ्यता का सड़क पक्की ईंटों का बना हुआ था। हड़प्पा के दोनों किनारे सड़क के दोनों किनारों चबूतरे बने हुए थे जिस पर बैठकर लोग आराम किया करते थे। सड़क के दोनों ओर नाला बना हुआ था। सड़क एक दूसरे को पे समकोण पर काटती थी। ठीक है, और बड़े सड़क से कई छोटे छोटे सड़कों का निर्माण किया गया था। यानी कि हड़प्पा बहुत ही विकसित, जैसा जीवन आज हम लोग जी रहे हैं उससे कितना साल पहले क्या हुआ कि कितना हजार साल पहले क्या कि वो जीवन जी चुके हैं लोग। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं इसमें। उसके बाद वहां नाला व्यवस्था, वहां नाला व्यवस्था क्या था कि हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का सबसे प्रमुख कारण वहां का नाला था। सड़क के दोनों किनारे नाले बने हुए थे और जिसके कारण शहर का पानी नाले में के द्वारा बाहर निकल जाता था। वहां के नाले को देखकर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता था? तो एक नगरीय सभ्यता था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की भवन निर्माण के बारे में देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का भवन पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था। वहां की भवन बहुत ही सुंदर और आकर्षक था और इस प्रकार वहां के भवन को देखकर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या था? वो एक नगरीय सभ्यता था, एक शहरीय सभ्यता था। क्लियर है? चलिए उसके बाद है स्नानागार। तो स्नानागार का है मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला है
जो बहुत बड़ा है। इस स्नानागार में एक साथ कई आदमी स्नान कर सकता था। यह स्नानागार पक्की ईंटों का बनाया हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन होने का प्रमुख कारण वहां का स्नानागार था। क्लियर है? चलिए अगले देखते हैं। आगे है अन्नागार। तो अन्नागार क्या है? हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का प्रमुख कारण वहां का अन्नागार था। हड़प्पा के कई नगर से अन्नागार का अवशेष मिला है और वहां के लोग अनाज रखते थे इसमें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगर जो होने का प्रमुख कारण क्या था? वहां का अन्नागार है। ये सभी क्या हड़प्पा सभ्यता का नगरीय सभ्यता होने का यानी कि शहरीय सभ्यता होने का। क्लियर है? चलिए तो हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? कलिंग युद्ध हुआ था तो अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, कहा कि कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक का जीवन बिल्कुल ही बदल गया और उसके जीवन में आए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित है। पहला क्या था कि कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात यानी कि जो खून खराबा जो हुआ था उस सबको देख करके अशोक ने हिंसा को छोड़ दिया और अहिंसा का पुजारी बन यानी कि पूरा हथियार को अपने आप को डाल दिया। ठीक है, और अधर्म को उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया यानी कलिंग युद्ध से खत्म हुआ और वहीं पे कहा पूरा अधर्म को छोड़ दिया। ठीक है, यानी हिंसा को छोड़ करके अहिंसा को पुजारी बन गया। ठीक है, इस युद्ध के बाद उसने मांस खाना तथा शिकार करना भी छोड़ दिया। इतना उनको प्रभाव पड़ा था इस युद्ध से। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और इसको राजधर्म घोषित करके और इसे प्रचार प्रसार में जुट गया और उसके बाद क्या बौद्ध धर्म को अपना करके और उसको प्रचार प्रसार में उसको जुट गया था। क्लियर है? उसके बाद है अशोक प्रजा के देखभाल करने वाला बन गया और उन्होंने जनहित संबंधी अनेक कार्य किए थे। ठीक है, लोगों के हित के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य पर एक टिप्पणी लिखे। तो कहा कि मगध एक बहुत प्राचीन तथा शक्तिशाली महाजनपद था। टोटल कितने महाजनपद हुआ करते उस समय? तो उस समय टोटल 16 महाजनपद थे और उसमें से सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन था? तो मगध हुआ करता। ठीक है, तो इसमें दक्षिणी बिहार के वर्तमान पटना तथा गया जिले सम्मिलित है यानी कि अभी जो वर्तमान में पटना है और गया है तो उस समय मगध साम्राज्य के ही अंत में हुआ करता था। ठीक है, तथा छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के काल में यह महाजनपद बहुत ही शक्तिशाली बन गया और इसकी प्राचीन राजधानी राजगिरी था। पहले इसकी राजधानी क्या हुआ करता था? मगध की राजधानी राजगिरी हुआ करता था। बाद में इसको पाटलिपुत्र कर दिया गया। किसके द्वारा? तो उदयन के द्वारा किया गया था, पाटलिपुत्र किया गया। ठीक है, तो इसकी जो प्राचीन राजधानी कहां था? वो राजगिरी था और राजगीर के इर्द गिर्द पहाड़ियां थी जो इसके प्राकृतिक रूप से रक्षा करती थी और यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी और इसकी सिंचाई गंगा और सोन नदियों के पानी से होती थी तथा इसमें बहुत अच्छी फसल उगती थी और गंगा और सोन नदियां में नौकाओं द्वारा यातायात की सुविधा भी मगध की शक्तिशाली का कारण थे। क्लियर है? चलिए तो इसको आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक है, और इसको आप लोग याद ही कर लीजिएगा चाहे जैसे हो, इसको याद कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम के इसमें से आप मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ की आपके एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? महावीर स्वामी की जीवनी को लिखे। महावीर स्वामी की जीवनी को लिखे। ठीक है, तो कहे कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व को वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। कहां पर हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान था। इनका रियल नेम क्या था? कि जो बचपन का नेम क्या था? कि वो वर्धमान था और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। किनका? तो महावीर स्वामी का। और राजकुमारी यशोदा से इनकी क्या थी? पत्नी थी और इनका एक पुत्र थी जिनका नाम क्या है? प्रियदर्शना था जिसे अनोजा भी कहा जाता था। इन्होंने
इन्होंने इनका विवाह जमाली नामक एक व्यक्ति से करवाया था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और 72 वर्ष की अवस्था में क्या 446 ईसा पूर्व को पावापुरी नामक स्थान में इनकी मृत्यु हो गया महावीर स्वामी का। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के वन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। प्राचीन भारत के वन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो कह कि क्वेश्चन है प्राचीन भारत में वन व्यवस्था कई भागों में बांटा गया था। कहा जाता है कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुंह से हुआ, जबकि क्षत्रिय का जन्म भुजाओं से हुआ, वह शूद्र का जन्म पैरों से हुआ। इस प्रकार वन व्यवस्था प्राचीन काल में प्रचलित थी, लेकिन वैदिक काल आते आते वन व्यवस्था का वन व्यवस्था जन्म के आधार पर ना होकर के कर्म आधार पर होने लगा। इस प्रकार वन व्यवस्था प्राचीन भारत में था। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? प्लासी युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। यह युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी नामक जगह पर हुआ था और 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच अनबन हुआ और इसके बाद नवाब के एक बड़े भाई युद्ध के पीछे हट गया। इसके बावजूद सिराजुद्दौला की सेना जिसका नेतृत्व मीर मदन और मोहनलाल कर रहे थे, अंग्रेजी सेना का डटकर के सामना किया, लेकिन मीर जाफर का गद्दारी के कारण क्या कि सिराजुद्दौला इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से हार गया और वह जान बचाकर भागा, लेकिन मीर जाफर के बेटे मीरर ने उसे पकड़वा करके मरवा दिया था। यानी कि मीर जाफर एक ऐसा व्यक्ति था, कहते नहीं का नाम है कि जिस थाली में खाना उसमें छेद करना, उसी का काम किए थे। मीर जाफर क्या थे? यानी कि एक इनका सेनापति हुआ करता, मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता, लेकिन क्या कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया और इसको युद्ध को हरवाने में उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध के हरवाने में इसको बहुत बड़ा योगदान है। किसका? तो मीर जाफर का। और जब सिराजुद्दौला का अपना उसको हट गया गद्दी से, तो उसके बाद में जाकर उसको गद्दी पर बैठाने का काम किया था ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन? तो मीर जाफर को बैठाने का काम किया था। क्लियर है? चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में अंतर स्पष्ट करना। ठीक है, तो कह रहा कि अंतर्विवाह यानी कि इंटर मैरिज विवाह के इस नियम को परस्पर विवाह भी कहा जाता है। यानी कि अंतर विवाह को परस्पर विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्यक्ति अपने ही गोत्र अर्थात खानदान या वंशज या अपनी ही जाति में विवाह करते हैं, तो ऐसे विवाह को अंतर विवाह या इंटर मैरिज बोलते हैं। क्लियर है? चलिए उसके बाद है बहिर्विवाह। तो इसमें क्या है कि यानी कि एक्सोगैमी, यानी इस प्रकार के विवाह को विजातीय विवाह भी कहते हैं। यानी कि इसमें व्यक्ति अपने गोत्र यानी वंश खानदान से बाहर विवाह करते हैं, उसी को बोला जाता है बहिर्विवाह बोला जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। त्रिपिटक क्या है या त्रिपिटक के बारे में आप क्या जानते हैं? त्रिपिटक। ठीक है, तो कह रहा कि त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ था 3 टोकरिया होता। क्या था? 3 टोकरिया था, जिसमें पुस्तक को रखा जाता था। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायी ने उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधान पिटक में किया था। इन्हीं को संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। क्लियर है? चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है चार बौद्ध स्थल कहां थे? 4 बौद्ध स्थल कहां थे?
तो पहला है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में क्या था, यहाँ बुद्ध का क्या हुआ था, वो जन्म हुआ था। और ये कहाँ पे लुम्बिनी तो कहाँ पे, तो नेपाल में स्थित है। क्लियर है। उसके बाद था बोध गया। तो बोध गया में क्या था, यहाँ उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और यह स्थान कहाँ पे, तो ये वर्तमान बिहार में स्थित है। क्लियर है। उसका बाद सारनाथ। तो सारनाथ का यह स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ बुद्ध ने प्रथम उपदेश देने का काम किया था। कहां पे, तो सारनाथ में दिया था। ठीक है। उसका है कुशीनगर। तो यह स्थान देवरिया उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ बुद्ध ने महा क्या परिनिर्वाण यानी कि वो प्राप्त किए थे। क्लियर है। चलिए, तो आप लोग उम्मीद करते हैं इसको देख लिया होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत है। महावीर ने दुनिया को जैन धर्म के 5 सिद्धांत बताए हैं जो निम्न है। वो 5 सिद्धांत बताए थे। वो 5 कौन सिद्धांत है। पहला क्या कि सत्य, क्या है, सत्य यानी कि हमेशा सत्य बोलना, कभी झूठ ना बोला। पहला सिद्धांत उनका है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी कि पहला उसका सिद्धांत क्या था, सत्य था। दूसरा है कि अस्तेय यानी कि कभी चोरी नहीं करना। और किसी का कुछ सामान देखकर ललचाना भी क्या होता, चोरी होता है। ऐसा नहीं कि आप चोरी कर लिए, लेकिन आपको किसी का कुछ सामान देखकर लालच हो गया कि नहीं ये मेरा होना चाहिए, तो भी क्या उसको चोरी माना जाता है। समझे कि नहीं। उसके बाद अहिंसा, तो कहा कि हत्या ना करना, किसी का दिल ना दुखाना। ठीक है। उसका था कि अपरिग्रह। तो अपरिग्रह मतलब क्या होता है कि धन का संग्रह न करना, यानी धन को एकत्रित नहीं करना। ठीक है। उसके बाद लास्ट में होता है कि ब्रह्मचर्य यानी कि इंद्रियों को वश में रखना, यानी कि यौन संबंधों से दूर रखने की अवस्था का आता है कि इंद्रियों को वश में रखना, अपने आप को कंट्रोल रखना। क्लियर है। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं। और जब ये सेशन कंप्लीट हो जाए तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इसको देख लीजिएगा तो और सारा स्टूडेंट है उसको भी मदद मिल जाएगा। ठीक है। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारा ऐसा लिसनर है जो सेशन देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। क्वेश्चन का कमेंट तक कर दिए कि सेशन कैसा लगा। ठीक है। तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं हम लोग। अलबरूनी की जीवनी को लिखे, जो कि 2020 में पूछा गया था। ठीक है। अलबरूनी का जन्म 4 दिसंबर 973 ईस्वी को उज्बेकिस्तान के एक शहर ख्वारिज़्म में हुआ था। वे विद्वान थे जिन्हें अरबी, फारसी और संस्कृत इत्यादि भाषाओं का ज्ञान था। जब 1017 ईस्वी को मोहम्मद गजनवी ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया तो वह अपने साथ कई विद्वान को वहां से अफगानिस्तान लेके चले गए। ठीक है। इसमें अलबरूनी भी शामिल था। फिर भी वहां पर भारत के बारे में सुना और उसे भारत आने की रुचि हुई। और यह भारत में 1024 से लेकर के 1030 तक रहे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है किताब उल हिंद। ठीक है। जिसका अर्थ होता है भारत की खोज, यानी कि किताब उल हिंद का अर्थ क्या होता है, भारत की खोज होता है। इस किताब में इन्होंने भारत की संस्कृति, तालाब, यहाँ का समाज, शासन और यहाँ की शियों के बारे में लिखा। यानी कि इनकी मृत्यु हो गया था 1048 ईस्वी में हुआ था और 75 वर्ष की उम्र में इनके निधन हो गया था। क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और इसको आप लोग अगर लगता है कि अगर लिख नहीं पाएगा तो इसके कम से कम स्क्रीनशॉट करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है। और इसको आपको मदद मिलेगा आपको। ठीक है। और लिख सकते हैं तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किताब उल हिंद क्या था। किताब उल हिंद क्या है, जस्ट हम लोग देखे यानी कि किसके द्वारा लिखा था, अलबरूनी के द्वारा लिखा है। ठीक है। कि यह अरबी भाषा में अलबरूनी द्वारा लिखी गया उन्हीं के कृति है। किताब उल हिंद में सरल तथा स्पष्ट भाषा है और इसमें 80 अध्याय में इसको 80 अध्याय में विभाजित किया गया है। और प्रत्येक अध्याय में किसी विशेष दर्शन, धर्म, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा,
भारतोल, मूर्तिकला इत्यादि के बारे में विस्तृत विश्लेषण किया गया। किसमें? तो किताब उल हिंद में किया गया। क्लियर है? चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। कि प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में कुरीतियां चली आ रही है, जिसका पहला साक्ष्य एरन सारन अभिलेख में मिलता है। उसी समय से जिन महिलाओं के पति मर जाता था उनको सती होना पड़ता था, यानी कि उसको आग में जलना पड़ता था। इसी प्रथा को सती प्रथा के नाम से जानते हैं। सती प्रथा को रोकने के लिए पहला कार्य अकबर ने करवाया था। उसके बाद राजा राममोहन राय ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से यह कानून बनवाया कि अगर किसी ने सती को अंजाम दिया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। क्लियर है? चलो ऐसे हम बोले थे 15 क्वेश्चन ही, 2 क्वेश्चन और है जिसको लेके क्या है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। इब्न बतूता की जीवनी पर प्रकाश डालिए। तो कहा कि इब्न बतूता का जन्म 1304 ईस्वी में मोरक्को नामक स्थान पर हुआ था। इब्न बतूता पारिवारिक परंपरा के मुताबिक कम उम्र में ही शास्त्र, ऋण और साहित्यिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी। कहा जाता है कि जिस तरह से एक पक्षी अपने घोंसले को छोड़कर चली जाती है, उसी तरह से इब्न बतूता ने अपने घर को छोड़ दिया था। यह खनाबदोश जाति के होने के कारण घुमक्कड़पन इनके खून में था। इन्होंने अपने 73 वर्ष की आयु में 77,640 मील की यात्रा की थी। कहा जाता है कि इसने अपने युग के सभी मुस्लिम देशों की यात्रा की थी। इसके अलावा इन्होंने श्रीलंका, चीन इत्यादि देशों की भी यात्रा की थी। ठीक है, इन्होंने रिहला नामक पुस्तक लिखा जिसमें हम भारत के प्राचीन इतिहास का पता चलता है। और तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इन्होंने अपना राजदूत बनाकर के इसको कहां में भेजा था? चीन में भेजा। और 1347 में उन्होंने घर वापसी का रास्ता अपना लिया था। क्लियर है? चले तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है यानी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि संथाल ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्यों विद्रोह किया? संथाल विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखे। ठीक है, तो संथाल लोग 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को राजमहल की पहाड़ियों पर जंगल साफ करने के लिए आमंत्रण दिया और इनको जमीन देकर के राजमहल की तलहटी यानी घाटी में बसने के लिए तैयार कर लिया। और 1832 में इन्हें एक बहुत बड़ा क्षेत्र दिया गया और इनसे कहा गया कि इस इलाके के भीतर रहकर ही खेती करना है और रहना है। लेकिन इसी के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। संथालों के गांव की संख्या 1838 में 40 थी। ये 23 से बढ़कर के 1851 में 1473 तक पहुंच गई। इसी अवधि में संथालों के जनसंख्या 3000 से बढ़कर के 82,000 से अधिक हो गई थी। इससे अंग्रेज इन्हें परेशान करने लगे और संथाल लोगों को 1850 के दशक तक पता चल गया कि ब्रिटिश अधिकार उन पर ज्यादा लगान लाद करके उनके साथ अन्याय कर रहा है। अंदर संथालों ने क्या हुआ? इसको विद्रोह कर दिया था। क्लियर है? तो हमारा यही लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग को ये कैसा सेशन लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और इस सेशन को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसको जितने भी क्वेश्चन लगभग 15-17 क्वेश्चन बताया, इस सभी क्वेश्चन को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो हर हाल में इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला। ठीक है, अगर आप सभी चाहते हैं कि जो पड़ोसी हो, दोस्त हो, अगर वो गया होगा 12th में भी गया होगा, उस सब क्या कीजिएगा, ऑफलाइन क्लास मेरा स्टार्ट है
जो भी क्लास चल रही है कितना, अभी सवेरे 7 बजे से क्लास चलती है, ठीक है, सवेरे 7 से लेकर के 9 बजे तक क्लास 12 का चल रही है, ठीक है। तो आप सभी इसको जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।